118। ओके माय डियर, एथिक्स निकाल लें। पहला सफ़ा तो नहीं पढ़ा हुआ हमने इसका, पहला सफ़ा निकालें। अच्छा मिल गई है, रहने दो। एथिक्स कैन बी डिफिकल्ट टू डिफाइन, चलो फिर छोड़ो फिर, बट इट इज प्रिंसिपली concerned with the human character and conduct. Ethical behavior is more than obeying laws, rules and regulation. Laws से थोड़ा हो गया मसला हल में, बहरहाल ढूंढ लो कोई और। It is about the doing right thing. A distinguishing mark of our accountancy profession is its acceptance of responsibility. हम लोग बड़े responsible हैं और accounting profession ethically काम करते हैं। Confidence is the, बस इसको पढ़ लीजिएगा अगर कोई MCQ वगैरह इसमें से। Confidence is the accountancy profession. Confidence in the accountancy profession is why businesses, governments and others rely on us. This confidence comes from the skills and values accountant employs such as, असल में कह रहे हैं कि हम लोगों में एथिक्स हैं, होंगे पता नहीं कुछ लोगों में, हम में तो यूजिंग बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस सेंस भी यूज़ करते हैं, यानी पता चल रहा होता है किस वक्त क्या करना है। मोबाइल तो छोड़े बगैर क्लासें लेते हैं, ऐसे सेंस है हमारे में। अप्लाइंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी है और गुड प्रोफेशनल जजमेंट भी है। इस वजह से लोग अकाउंटेंट्स को बड़ी बला समझते हैं। दीज स्किल्स एंड वैल्यूज हेल्प अकाउंटेंट्स गिव एडवाइस। Professional accountants may face situations where values are in conflict with one another. जहाँ एक चीज़ दूसरे से इख्तलाफ में आ जाती है, जिसकी हज़ारों मिसालें की थी कि गलत जर्नल एंट्रीज कर दो, ये करो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स और पब्लिक इसके लिए हमारे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मसला हो सकता है। इसलिए आईकैप ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, ओ विच मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो। अच्छा, ये आया था ना एमसीक्यू, पता नहीं पहला था या दूसरा था। द कोड इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 2024 में रिवाइज हुआ था। ऑल मेंबर्स ऑफ आईकैप आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कोड। कोड ऑफ एथिक्स हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स: कंप्लाइंग विद कोड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अच्छा, हमारे असल में सिलेबस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, लेकिन ये 5 कैटेगरीज पढ़ तो लेना। कोड को फॉलो करना, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं वो कैसे इस कोड को लगाएं, जो कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी जो सीएस हैं, जिन्होंने सीए फर्म्स खोली हुई हैं, वो कैसे इसको लगाएं, ऑडिट और रिव्यू इंगेजमेंट करने वाले कैसे इस कोड को लगाएं, एश्योरेंस इंगेजमेंट्स क्या होती हैं अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, ऑडिट वाले बताएं। एश्योरेंस इंगेजमेंट्स तो नहीं पढ़ाई आपको, नहीं पढ़ाई। अदर देन ऑडिट, किसी ने कोई एश्योरेंस लेनी हो कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसके बारे में होते हैं। बहरहाल ये 4-5 नाम याद कर लें, ऐसी तो एमसीक्यू में कभी आ सकती है। आईकैप कोड ऑफ कंडक्ट में आपको पता है 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अ सीए मस्ट फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स, ऑल या फ्यू, ऑल। समटाइम्स वन प्रिंसिपल मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर। इफ दिस हैपन, अकाउंटेंट को मशवरा लेना चाहिए कि क्या करें। कई दफ़ा एक काम करते हुए दूसरे के ऊपर हिट पड़ा होता है, तो अकाउंटेंट को मशवरा ले लेना चाहिए, रेगुलेटर से, लॉ बनाने वालों से, प्रोफेशनल बॉडी से। ओके, चलें, ये हजरात तशरीफ़ ले आए हैं, हमारे बड़े मोहतरम हजरात थे, पता नहीं कहाँ से इकट्ठे तशरीफ़ लाए हैं, तो इसलिए अब हम शुरू करते हैं फॉर्मली। पेज 465 के बाद हमारा पेज 460 साढ़ा पेज ही गायब हो गया। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, इंटेग्रिटी होती है, ज़रा आप समझते जाएं ताकि आज हम सवालों को लिखना भी सीखें। इंटेग्रिटी होती है, आपने कोई मटेरियल फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कोई रेकलेसली इंफॉर्मेशन नहीं देनी, और किसी इंफॉर्मेशन को ओमिट
नहीं करना। ऑब्जेक्टिविटी होती है आपने न्यूट्रल रहना है। आपने क्या रहना है? न्यूट्रल रहना है। यानी आपने ऑर्गेनाइजेशन के बताए गए गलत ऑब्जेक्टिव को गलत तरीके से अचीव नहीं करना। साल के तौर पे आपको कहा जाए गलत जर्नल एंट्रीज कर दो ताकि बैंक लोन मिल जाए। नो, यू आर न्यूट्रल। आखिरी पैरा, सीए शैल नॉट अंडरटेक एक्टिविटी इफ सर्कमस्टांस और रिलेशनशिप अनड्यूली इन्फ्लुएंसेस प्रोफेशनल जजमेंट। कॉम्पिटेंस होते हैं अपना नॉलेज अपडेट करना, लेकिन इसमें देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है अटेन भी करना है और बाद में मेन और एक्ट डिलीजेंटली इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह से समझना है। मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर कंटिन्यूइंग अंडरस्टैंडिंग। इन कंप्लाइंग विद दिस प्रिंसिपल अ सीए शैल इंश्योर एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ भी। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, क्या बोले, आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ना दूसरों को डिस्क्लोज करना है और ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों को डिस्क्लोज करना है, ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना है। इवन आफ्टर द एंड ऑफ रिलेशनशिप, इवन आफ्टर द एंड ऑफ रिलेशनशिप। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर ये होता है, तीन बातें हैं इसमें। एक तो आपने लॉज और रूल्स को फॉलो करना है जो बने हुए हैं। उसके बाद आपने आपने लॉज और रूल्स को फॉलो करना है और आपने ऐसा काम नहीं करना, ग्रीन वाला पढ़ें, जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाए। और बिहेव इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए सही तरीके से अदा करना है। अब थ्रेट्स क्या हैं ये जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। थ्रेट्स में सबसे पहला थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आपकी जात को फायदा पहुंचता है, आपकी जात को फायदा पहुंचता है। मे बी इसको कर लें सिग्निफिकेंट गिफ्ट, कोई बड़ा गिफ्ट आपको मिला, तस्वीर, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको हर जगह मिल रहा है, इससे आपकी जात का फायदा है। एम्प्लॉयर ने लोन दे दी या आपकी गारंटी दे दी। अब ये जरा एमसीक्यू से पहले चीजें समझ लें अच्छे तरीके से। या एम्प्लॉयर अपने पर्सनल एसेट्स आपको इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, या फिर आपको बोनस मिल रहा है, या सीएफओ ने कंपनी के अपने शेयर खरीदे हुए हैं और जानबूझकर प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है गलत तरीके से ताकि अर्निंग पर शेयर बूस्ट करे और लोगों का एतमाद हम पे बढ़े और मैं भी फायदा लूं। जाहिर बात है ओन शेयर्स है असल में। सीएफओ अवॉइड्स रिपोर्टिंग फाइनेंशियल लॉस टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन। और कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, इससे कोई नुकसान हो गया, कैश चोरी हो गया, तो ये बताएगा नहीं क्योंकि इसको पता है कि इसकी रेपुटेशन का नुकसान है, तो इसकी जात को फायदा होता है इससे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है अपने ही किए गए काम को दोबारा चेक करना। एडवोकेसी थ्रेट होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं सपोर्ट करना। अनड्यू सपोर्ट करना मना है, वैसे सपोर्ट कर सकते हैं। नीड टू प्रोमोट द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फेमिलियरिटी थ्रेट, वैसे लोग कहते हैं कोई मटेरियल गिफ्ट देना, इससे क्या कहते हैं इंटेग्रिटी, सॉरी सेल्फ इंटरेस्ट हिट होता है। फेमिलियरिटी थ्रेट में गिफ्ट आ जाता है, लेकिन नॉर्मली वैसे लोग कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट गिफ्ट्स। वैसे जरा किताबों में कहीं में लिखा हुआ है स्मॉल फ्रीक्वेंट गिफ्ट्स, इसमें आ जाते हैं। स्मॉल गिफ्ट्स फ्रीक्वेंटली देना, फेमिलियरिटी इससे बढ़ेगी। अच्छा, एक वैसे चीज है कि सेल्फ इंटरेस्ट में आप अपनी जेब को, अपनी इज्जत को, अपनी चीजों को सामने रख रहे हैं, और फेमिलियरिटी में आप असल में अगले को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से आप फेमिलियर हो गए कि अब आप ये भी देखना छोड़ दिया है कि बॉस ने जो मुझे काम करने को कहा है वो एथिकली करेक्ट है या नहीं।
इतने ज़्यादा आप लोग रिश्तेदारों से फेमिलियर हो जाते हैं कि अगर वो कोई गलत काम भी कह दें तो एक सॉर्ट ऑफ बंदे के ऊपर एक बर्डन सा महसूस होता है कि इनको भी अगर मैं इनकार कर दूंगा तो ये तो बहुत ही गैर मुनासिब बात है, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। फेमिलियरिटी होती है द थ्रेट दैट ड्यू टू लॉन्ग और क्लोज रिलेशन with our employer, a CA become too sympathetic to the interest of others, कि उनका काम आप पकड़ लेते हैं। वैसे एक बहुत जो बारीक फर्क किताबों में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सेल्फ इंटरेस्ट में आपकी ज़ात को फ़ायदा होता है और फेमिलियरिटी में आप इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं कि आप अगले को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। ये एक बारीक सा डिफरेंस लिखा हुआ है। वैसे एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट मे क्रिएट फेमिलियरिटी थ्रेट इंक्लूड a chartered accountant is in a position to influence financial or non-financial reporting to support an immediate or close family member, यानी दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। आपका रिश्तेदार ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको अनड्यू फेवर दे रहे हैं, उसको बोनस दिलवा रहे हैं। लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर्स को अनड्यू डिस्काउंट दिलवा रहे हैं, उसकी जेब को फायदा हो रहा है। एन अकाउंटेंट ओवरलुक्स सम मिस्टेक इन वेंडर पेमेंट्स, एक वेंडर है, सप्लायर है, आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। किस वजह से? ड्यू टू लॉन्ग और क्लोज रिलेशन। इंटिमिडेशन थ्रेट ये होता है कि बॉस का इतना खौफ होता है आपके ऊपर कि हो सकता है वो आपको नौकरी से निकाल दे, थ्रेट ऑफ डिसमिसल, या वो डोमिनेंट है जिसकी वजह से आप उससे डरें, या ऐसा वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जिसकी वजह से आप गलत काम कर जाएं। इंटिमिडेशन थ्रेट यानी खौफ की वजह से दिल में अराइज होता है, फियर, खौफ, थ्रेट। ओके, अच्छा ये चीज़ें तो आसान सी हैं, ये जो आगे हैं। प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है? व्हेन प्रिपेयरिंग एन इंफॉर्मेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ये आ सकता है 3-4 नंबर का सवाल, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ्री विल दे दी जाए तो वो फिर चीज़ों को मिस यूज़ करता है, यानी FIFO वेटेड एवरेज लगाते हुए मिस यूज़ कर सकता है अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। जब आप कोई इंफॉर्मेशन बनाएं जिस पे स्टैंडर्ड ना लगता हो तो फिर आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर दूसरों के काम पे कभी रिलाय करें तो फिर उनके एक्सपर्टाइज चेक कर लें और ये देख लें कि उन लोगों पे कुछ स्टैंडर्ड्स लगते हैं या नहीं। और जब आप किसी मसले में फंसे तो इस तरतीब से निकलने की कोशिश करें और इन द एंड जब भी जिस मसले से निकलें जाते हुए घर की एक डायरी के ऊपर ये सब कुछ लिख लें कि मैं इस मसले से कैसे निकला था, द कोर्स ऑफ एक्शन कंसिडर्ड, और आखिर में मैंने क्या फैसला किया, मैंने रिजाइन करने का सोचा, मैंने क्या सोचा। चलें जी आ जाएं MCQ की तरफ। You are working in a finance department of Kamyab Motors Enterprise. Draft results of KML for the year are encouraging and are likely to increase our share price upon public announcement. Your best friend is heavily in Udhar and has recently asked your madad. Alhamdulillah. He has helped you on numerous occasions in the past. In the context of ICAP Code of Ethics, you should, बताएं जी कौन सी ऑप्शन थी? एक्सेलेंट। कीप कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट KML's रिजल्ट बाय ऑल मीन्स, हर हाल में कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, किसी भी हाल में डिस्क्लोज ना करें। अच्छा वैसे तो ना ऊपर जो हमने सफ़े पे पढ़ा है वो ये लिखा हुआ है कि ICAP कोड ऑफ एथिक्स मेंबर्स और स्टूडेंट्स पे लगते हैं, लेकिन मोहतरम मेंबर्स पे भी लगते हैं, स्टूडेंट्स पे भी लगते हैं। मेंबर्स के साथ जो एफिलिएट्स हैं उनके साथ काम करने वाले और जो CA फर्म में एम्प्लॉयज़ हैं सॉर्ट ऑफ वो भी स्टूडेंट्स हैं। तो इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा, सबके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स लगते हैं। अच्छा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग माइट क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसको मैं एंड पे करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है
If a CA promotes a client's position to the point that objectivity is compromised, तो ये देखें इसने रट्टे में से सवाल पूछे, ये एडवोकेसी में लाइन लिखी हुई है, प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कंप्रोमाइज हो जाए। अगला पढ़ें, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर पढ़ें जी। प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल बिहेवियर मींस मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। ये कौन सा है? किधर है? ऑब्जेक्टिविटी। ये तो क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी, तो ये बात भी गलत है जी। ये पढ़ें, Nasir is working as a director of Rectangle. He is aware of the profit that would increase earning per share upon public announcement. He has suggested to purchase the shares of RL. Which of the following fundamental principle has been breached? Okay. Which of the following is correct? Acceptance of a significant gift would result in familiarity threat to fundamental principle. सिग्निफिकेंट गिफ्ट को एक्सेप्ट करना आपका जो है रिजल्ट करेगा फेमिलियरिटी थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। अच्छा मेरे भाई, मैंने कहा था कि सिग्निफिकेंट गिफ्ट असल में लोग कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट में, लेकिन फेमिलियरिटी में भी लॉन्ग रिलेशन की वजह से, मैंने एक लफ्ज़ आपको लिखवाया था, लोगों की राय है, मैंने ये बोला था लोगों की राय है कि कॉन्टिन्यूसली स्मॉल गिफ्ट्स देना भी एक फेमिलियरिटी बन जाता है। तो क्या बड़ा गिफ्ट देना नहीं फेमिलियरिटी बनता होगा? वो तो ऑब्वियसली बनता होगा। जब कॉन्टिन्यूसली स्मॉल से बन जाता है तो फिर बड़ा गिफ्ट देने से भी फेमिलियरिटी होती है। तो याद रखिएगा, लॉन्ग रिलेशन की वजह से अगर कोई बंदा किसी को गिफ्ट दे दे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट विल क्रिएट फेमिलियरिटी थ्रेट। जान पहचान हमारी बढ़ जाती है उस बंदे से जिससे गिफ्ट मिलता है। किताबों में अक्सर ये लिखा हुआ है, उसकी मिसाल में सिग्निफिकेंट गिफ्ट, लेकिन इसकी मिसाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? कंसिस्टेंट स्मॉल गिफ्ट। लेकिन अगर कंसिस्टेंट स्मॉल गिफ्ट दें और एक दफा बड़ा गिफ्ट दे दें तो फेमिलियरिटी तो बन जाएगी। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन वुड रिजल्ट इन सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये तो वाजे तौर पे उसने लिखा हुआ था इधर, इसकी को यहाँ पे मिसाल उसने लिखी हुई है कमर्शियल प्रेशर। ये लफ्ज मुझे लग रहा था कहीं पढ़ा हुआ है। प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन वुड रिजल्ट इन सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये तो प्रेशर का जिक्र उसने जो है वो इधर कहीं भी नहीं किया, सेल्फ रिव्यू। और ये अपना काम रिव्यू करने का, दूसरों का हमारे ऊपर जो है वो जोर डालना, इट इज सॉर्ट ऑफ इंटिमिडिएशन भी कह सकते हैं। तो इज इट सेल्फ रिव्यू? सेल्फ रिव्यू तो किसी भी सूरत के अंदर नहीं है, क्योंकि हम अपने काम को दोबारा रिव्यू नहीं कर रहे। ओके। Asghar is currently negotiating the acquisition of Bhaskar Limited. Mr. Kareem ACA, besides CFO of EL, is part of the team negotiating the acquisition. जब उसको पता चल गया कि पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदना है तो उसने फिर 2 मिलियन शेयर उसके अपने बेटे के नाम खरीद लिए। Which two of the following have been violated? कौन से दो वायलेट हुए हैं? अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सीए ऐसी हरकत करे तो ऐसी सूरत में आप एक तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रही है, प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो रहा है। इस वजह से हम प्रोफेशनल बिहेवियर लिख के आते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी तो मस्ट है, लेकिन साथ क्या लिख के आएंगे? प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा, यही सवाल देखें यहां भी था 5। Nasir is working as a director. He is aware of the profit which would increase share price upon public announcement. He has suggested his friend to purchase shares of RL.
अगेन अगर ये प्रॉपर सवाल आता न्यूमेरिकल तो हम ऑब्जेक्टिविटी भी टिक करके आते। मोहतरम अब आई कैप ने 5 में बी टिक किया हुआ है और 7 में ए और सी, वजह बताएं। इसमें उसने 2 पूछे हैं, इसमें उसने, और अगर आमतौर पे साइलेंस होती है तो बस विच ऑफ द फॉलोइंग में फिर एक को भी टिक कर दें आपको, बस फिर मेन को जरा टिक करने की कोशिश करें। ज्यादा मेन जो हिट हो रहा है वो कॉन्फिडेंस। असूली तौर पे अगर सवाल आएगा थ्योरी का तो प्लीज आप कहिएगा कि क्या कहते हैं, सॉरी प्रोफेशनल बिहेवियर, सॉरी नहीं ठीक है, वो ऑब्जेक्टिविटीज में, ऑब्जेक्टिविटी इधर प्रोफेशनल बिहेवियर इसने इसलिए दिया नहीं, ओके इधर दिया ही नहीं उसने प्रोफेशनल बिहेवियर, ताकि मिक्स ना हो। लेकिन अगर हो भी रहा हो और एक कहे तो एक में फिर इसमें मेन वाला कौन सा चलेगा बताएं? कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, अच्छा उसने एक ही दिया था। CFO of the company has asked you to submit the quarterly report to the bank for compliance with loan covenants। वो कह रहे हैं कि बैंक को एक रिपोर्ट दो जो कि लोन की शराइत हम पूरी कर रहे हैं सारी। लोन में शराइत होती हैं कि डायरेक्टर्स ऑनेस्ट होने चाहिए और आप और किसी से लोन ना लेना ताकि हमारा लोन, ये वाली शराइत। ही इज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड यू टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन ऑर्डर्स नॉट येट डिलीवर्ड। कहते हैं ऐसे ऑर्डर्स जो भी डिलीवर नहीं हुए उनको भी रेवेन्यू में बुक कर लो फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट टू कंप्लाई विद बैंक लोन कॉवेनेंट्स। यानी फ्यूचर ऑर्डर्स को भी सेल में बुक कर लो। ऑब्वियसली अभी तक कंट्रोल तो ट्रांसफर हुआ नहीं, तो स्टेप 5 पूरा नहीं हुआ है IFRS 15 का। CFO explained that non-compliance of loan covenants will create financial difficulties for our company, which may result in layoff of certain employees, including yourself। और तुम्हें भी हम नौकरी से निकाल सकते हैं। However, the compliance of loan covenants will ensure that all employees will receive a higher salary increment। अब मुझे बता दें कि सवाल है कि कौन सा पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल थ्रेट्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द अबव सिचुएशन। कौन से थ्रेट्स इस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे? अच्छा, इसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? ऑल एम्प्लॉयज विल रिसीव हायर सैलरी। इंटीमीडिएशन थ्रेट क्या है? इंस्ट्रक्टेड यू टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, डोमिनेटिंग एम्प्लॉयर है। एडवोकेसी थ्रेट क्यों है? एडवोकेट टू कंप्लाई विद बैंक लोन कॉवेनेंट्स। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करना मना नहीं है, लेकिन ऊपर से सिनेरियो चल रहा है अनड्यू प्रमोट करने का। एक बड़ा खूबसूरत सवाल था। एडवोकेसी थ्रेट कभी बड़े पास पेपर में नहीं आया। ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें उसने एडवोकेसी थ्रेट डाला है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अनड्यू सपोर्ट कर रहे हैं। अपने काम को तो रिव्यू नहीं करने को कहा जा रहा, काम दोबारा करना रिव्यू करना नहीं होता। काम में गलती निकालना, अपने काम को चेक करना, अपनी ली हुई जजमेंट को दोबारा चेक करना, डेट इज सेल्फ रिव्यू। Ibrahim is a member of ICAP working as finance manager. During the period of monthly employee salary, he noted that last month he had not included house rent allowance given to all employees in the taxable salary. बेसिक सैलरी, यूटिलिटीज अलाउंस, बाकी सारे बेनिफिट्स ऐड किए, हाउस रेंट अलाउंस ऐड करना भूल गया, जिसकी वजह से टैक्स लोगों के कम कटे हैं। ऑल एम्प्लॉइज, इसमें ये भी शामिल होगा। आप बता दें जी कौन सा वाला है? सेल्फ इंटरेस्ट तो इसका है। सेल्फ रिव्यू का बेहतरीन सवाल है ये, कमाल MCQs बने हुए हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिव्यू का बेहतरीन एग्जांपल है ये। अपने काम को दोबारा रिव्यू करो। एडवोकेसी ये होता है कि फिर FBR में जाके सपोर्ट करो कि यही गलत कैलकुलेशन सही है। ये इसलिए फिर एडवोकेसी होता कि जब ऐसे बात होती कि कहा जाता होता कि अपनी FBR में जाके इसको साबित करो कि ये सही है, हालांकि आपको पता है ये गलत है, लेकिन FBR में सही काम के लिए जाना कोई मसला नहीं है। इधर भी एडवोकेसी टेस्ट कर सकता था अगर ये लाइन डाल देता कि FBR में जाओ और जाके कहो नो बात ठीक है हो गया है, वो फिर एडवोकेसी है। और अगर सही काम के लिए जा रहे हैं फिर कोई मसला नहीं, एडवोकेसी तो है ही नहीं, फिर पॉइंट C की जरूरत नहीं। इंटीमीडिएशन, बॉस ने तो कुछ कहा ही नहीं, ही नोटेड, उसने खुद नोट किया है, किसी ने कुछ नहीं कहा इसको। असल में सेल्फ इंटरेस्ट होते अपने आप को बचाना। अब आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं दो तरीके से, एक तो अपने काम में, दूसरा अपने काम में गलती की वजह से सेल्फ रिव्यू,
और दूसरा आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप लोअर टैक्स आपका कटाए वरना टैक्स आपका भी ज्यादा हो जाएगा। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस क्रिएटिंग थ्रेट्स टू कंप्लायंस, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो एमसीक्यू की हद तक स्मॉल या लार्ज गिफ्ट के चक्कर में हमने देखे, हम नहीं पढ़े। बस गिफ्ट लेना जो है वो डेट इज ऑफ फेमिलियरिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, बोथ दोनों है। अच्छा, अब फेमिलियर वो तो दिया नहीं हुआ कहीं पे, सेल्फ इंटरेस्ट वो तो दिया नहीं हुआ कहीं पे। और दूसरा अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी अटेम्प्ट, ये तो आसान सा है ना, ये तो इंटिमिडिएशन है। A professional accountant must discovers that his employer is engaging in tax evasion. What should be the first action? टैक्स वालों को शिकायत लगाए, रिजाइन कर दे, इंटरनली मैटर डिस्कस करे, या उन सफ़ों को फाड़ दे जो सफ़े इस वजह से ख़राब बने हुए हैं। असल में फर्स्ट लफ्ज़ था ना, असल में मेन फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो ये होना चाहिए ना। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शंस कितने हैं वैसे? ये 3 है। कोर्स ऑफ एक्शन तो 6-7 उधर लिखे हुए थे, लेकिन ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। अगर पूछे व्हाट आर द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस, तो फिर ये तीनों टिक करेंगे। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता कि सफ़े फाड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब औरों में भी आपके जहन में आ सकता है, लेकिन बेस्ट ढूंढना है इसमें से, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। डेलिबरेटली मिसक्लासिफाइंग एक्सपेंसेस, जानबूझ के खर्चों को मिसक्लासिफाई करना टू रिड्यूस इनकम। ये तो बेस्ट, ये तो एक अच्छी एग्जांपल है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होती है नोइंगली गलत काम करना। कोई एमसीक्यू आया करे ना या कुछ आया करे तो डेफिनेशन को इधर पढ़ लिया करें, नोइंगली गलत काम करना। सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन अनक्लियर अकाउंटिंग, ये तो किसी से पूछ लेने में तो कोई मसला नहीं। इसमें आप ये कह सकते हो कि आप किसी तरह प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं थे, आपने पूछ लिया। कंसल्टिंग लीगल काउंसल बिफोर डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। डिक्लाइनिंग एन असाइनमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मसला है। अच्छा जी, Which two of the following situations might create a self-interest threat? बताएं जी। टू मोहतरम, गिफ्ट को आप डाल सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट में भी और फैमिली हेरिटी में भी, इसमें कोई मसला नहीं। प्रॉफिट बेस्ड कंपनसेशन को इधर डालेंगे आप, ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज होते एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को नॉर्मली डाला जाता है सेल्फ इंटरेस्ट में। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इसको डाला जाता है सेल्फ इंटरेस्ट में। और ये जो फियर ऑफ लूजिंग जॉब है ना, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, इसको डाला जाता है इंटीमीडिएशन में। इंटीमीडिएशन में एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को डाला जाता है सेल्फ इंटरेस्ट में। अच्छा, थोड़ा सा बारीक फर्क समझे दोनों में जरा। सेल्फ इंटरेस्ट और इंटीमीडिएशन में सेल्फ इंटरेस्ट ये होता है कि आपकी जात को बेनिफिट होना है, इस वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अंदर खाते आपको पता है यार घर के अंदर पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस वजह से आप अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम करें ताकि मेरी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर रहे। लेकिन अगर आपके लॉस जॉब है वो लूज करने का फियर हर वक्त आपके ऊपर है, तो वो तो डोमिनेटिंग एम्प्लॉयर ही डाल सकता है और कोई वजह नहीं होती। तो इसलिए जहां सख्त अल्फाजों लोगों की राय है इंटीमीडिएशन थ्रेट लगाएं। तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी का लफ्ज़ लिखा होता तो सेल्फ इंटरेस्ट हम लगा सकते थे, लेकिन फियर ऑफ लूजिंग जॉब ज्यादा है, उस तरफ जा रहा, थ्रेट ऑफ डिसमिसल की तरफ जा रहा। लिख लें एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, इंटीमीडिएशन। गिफ्ट्स को तो दोनों जगहों पे डाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा एक फिक्रा है, देखें अगर समझ आता है। इंटीमीडिएशन ये माय बॉस इज फोर्सिंग मी, और सेल्फ इंटरेस्ट है आई एम चूजिंग टू हाइड द ट्रुथ सो दैट कंपनी स्टेज अफ्लोट एंड आई कैन कीप गेटिंग पेड। कुछ समझ आया डिफरेंस? यानी कि इंटीमीडिएशन ये है कि किसी की तरफ से प्रेशर आ रहा है जिस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, और सेल्फ इंटरेस्ट ये है
कि किसी की वजह से कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मैं बड़ा, मेरे पास तो मसला नहीं होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी कोई, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट है। बहरहाल इतनी बारीक टेस्टिंग आईकैप करता नहीं है, कुछ इसी किस्म की बात। चलें जी, अब जरा प्रॉपर तरीके से ना चीजों को अब करना शुरू करें। निकालें जी क्वेश्चन नंबर 3(2), पेज 480, सवाल पढ़ें। ये सवाल हो गया हुआ है ना, लेकिन मैंने करवाने, लिखवाना है। लिखवाना कैसे है? Bakir AC is working as finance manager at Kiwi Limited, a listed company, and reports to Shahid FCA, who is CFO of the company. अच्छा, नॉर्मली हमने ये डिसाइड किया था कि जब बॉस आपको गलत बिल साइन करने को कहे, गलत पेमेंट को कहे, गलत जर्नल एंट्रीज करने को कहे, तो ऐसी सूरत के अंदर हाउ टू राइट डाउन इन पेपर, इसमें आपने जो है वो लिख के आनी है ये वाले, इंटेग्रिटी, बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, बॉस न्यूट्रल नहीं रह रहा, और बॉस में ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पे आँच आ रहे, और आप फील करें इंटिमिडिएशन थ्रेट, और अगर आपको कोई पैसे भी दे रहा है या बोनस या बेनिफिट दे रहा है इसके बदले, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट भी है। और अगर एम्प्लॉय अपनी ज़ात के लिए, अपने दोस्त के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करे, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी वायलेट हो रही है, और प्रोफेशनल ऐसा काम आप करें जिससे प्रोफेशन के नाम पर आँच आ रही है, इसमें जाहिर सी बात है आपका सेल्फ इंटरेस्ट है कि आपकी ज़ात को फ़ायदा हो। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किसी एरिया का और गलत अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो डेट इज़ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। Bakir is working as a finance manager at Kiwi Limited, a listed company, and reports to Shahid FCA, who is the CFO of the company. Before the date of authorization for issue of our financial statements, Zahoor, a mutual friend of Bakir and Shahid, informed Bakir that Shahid has recommended him to purchase KL's share as higher EPSs expected this year. ये तो बॉस ने ब्लंडर मार दिया, लेकिन अब जहूर बाकिर के पास भी आ गया, हमारे पास भी आ गया मशवरा लेने के लिए। हमने भी दिया नहीं मशवरा। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ बॉस मे बी इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ऑल्सो स्टेट द थ्रेट्स दैट बाकिर मे फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। लिखें जी, इसका जवाब नहीं लिखवाया हुआ, लिखें। हाँ, लिखवाया हुआ इसका जवाब, 90B में इसका जवाब लिखना सिखाया था। अच्छा चलिए ठीक है, फिर सुन लें, फिर वो भाई वो वॉइस नोट्स कल मैंने भेजे थे ग्रुप्स में KF2 के, उन्हें को ऑनलाइन वालों में भी भेज दें जरा। अच्छा चलिए कोई नहीं, लेट्स टेक इट एज अ प्रैक्टिस। कोई और, किसी और का जवाब लिख लेंगे जी। इसमें हम बोलें जी, लिख के आएंगे, शाहिद इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। नंबर 1, ही इज इन ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी की जो 1-2 लाइनें हैं ना, वहां से किताब से वो लिख के आनी है। वो खोल के दिखा दूं या ठीक है, वो लिख के आनी है। उसके बाद अब फिक्रा क्या लिखेंगे, लिखवाया हुआ अगर मैंने तो देखे बगैर आप बताएं, अब फिक्रा क्या लिखेंगे सिनेरियो से लिंक करने के, बताएं। बाकिर या शाहिद शुड, आगे फिक्रा पूरा करें, कोई हाथ खड़ा करे। शाहिद शुड कीप द इन, शाहिद शुड, बोले ना, शाहिद शुड कीप द information attained in business capacity, attained in professional capacity. Shahid should keep the information confidential and he should not have
disclosed this information to his friend Zahur. However, by disclosing this, he has breached the fundamental principle of confidentiality. इसके बाद अगला लिख के आएंगे आप प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में आप ये लिख के आएंगे कि शाहिद बॉस है ना, शाहिद एक दो लाइनें उधर से उठा के पहले कि प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें बस वो बातें लिखाया करें कि आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। इस सिनेरियो में वो बात काफ़ी है। असल में एक ये बात भी है इसमें कि आपने लोकल लॉज भी वायलेट हो रहे होते हैं, इनसाइड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना होता। तो इसमें दो बातें आपने लिख के आनी है। पहले तो आपने ये लिख के आना है इसके अंदर, किधर है, कौन सा वाला है, हाँ, आपने कहना है CA shall comply with the relevant laws and regulations and avoid any conduct which discredit the profession। बस इतना सा लिखना है। ये लिख के तो फिर लिखना है, बोलें शाहिद इज, जी, शाहिद इज इन ब्रीच ऑफ दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल बिकॉज ही हैज शेयर्ड द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज इसमें दोनों बातें लिखाया करें, इसमें दोनों बातें लिखा करें, विच इज कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ लोकल लॉज एंड रिगार्डिंग इनसाइड इंफॉर्मेशन का लफ्ज लिख के आइएगा, एंड इट इज एन एक्ट विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ये बात लिख के आनी है। आगे चलें, अगले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल्सो स्टेट द potential threat that Bakir may face in the above circumstances। इन circumstances के अंदर वो पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि हमें कौन कौन से बोले 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 कौन कौन से थ्रेट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, आप हजरात मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत में आपको कौन सा थ्रेट नजर आ रहा है। देखें, हमने आपको ये लिखवाया हुआ है कि आप ऐसी सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट लिख के आए। सेल्फ इंटरेस्ट आमतौर पे कॉन्फिडेंशियलिटी में इस वजह से हम लिखवाते हैं कि आप अपनी ज़ात के लिए शेयर खरीद रहे होते हैं, लेकिन इधर आप अपने लिए शेयर खरीद रहे हैं या अपने दोस्त को मशवरा देने लगे हैं, अपने दोस्त को मशवरा देने लगे हैं, ठीक है। इधर बेहतर है कि अगर आप मुनासिब समझें तो इंटीमिडिएशन थ्रेट भी लिखाएं, क्योंकि जब आप उसे ये कहेंगे ना कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा, और वो जाके जब बताएगा बॉस को तो बॉस कहेगा यार तुम बड़े वो बनते हो। तो अब जब आपको पता चल गया कि एक बात किसी बड़े ने घर में बता दी है और आप जगह जगह ये कह रहे हैं कि मेरे बड़ों को नहीं बतानी चाहिए थी, तो फिर जब आप बड़ों को तो फिर रोजाना फेस करना है। तो इसलिए इंटीमिडिएशन थ्रेट अगर आप इसमें लिखें तो दैट वुड बी वेरी नाइस। सेल्फ इंटरेस्ट इसमें इसलिए है कि आपकी फ्रेंडशिप स्टेक के ऊपर है, लेकिन अगर कोई फेमिलियरिटी भी लिख के आता है, आई कैप अभी तक नहीं लिख के आ रहा है इसमें फेमिलियरिटी, तो बिल्कुल कोई हर्ज वाली बात नहीं है। टू लॉन्ग एसोसिएशन और रिलेशन की वजह से यू आर बिकमिंग टू सिंपैथेटिक टू योर फ्रेंड कि आप उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन आज तक पता नहीं आई कैप फेमिलियरिटी वाली साइड पे अभी तक क्यों नहीं जा रहा। ही शुड हैव गॉन फेमिलियरिटी वाली साइड पे उसको जाना चाहिए। बहरहाल, अच्छा जी, अब हमने क्या लिख के आने हैं, बोले अगले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, थ्रेट्स लिख के आने हैं। तो क्या लिखेंगे जी, बाकिर इज फेसिंग द, लेट्स रिवाइज एंड प्रैक्टिस दिस थिंग, इज वायलेटिंग, is facing the following threats in this situation: intimidation threat, as the Bakir has already recommended him. So if Zahur remains silent, this may वो तो अगर खामोश रहे, this may create a intimidation threat। वो इंटीमिडिएशन थ्रेट फेस करेगा कि बॉस मुझे कुछ भी इस बात पे कह सकता है। अगला बताएं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, हिज फ्रेंडशिप मे बी एट स्टेक। सेल्फ इंटरेस्ट में से कोई एक आधी लाइन पहले उठा लीजिएगा, उसके बाद इफ ही डज नॉट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन टू जहूर, जहूर है ना बंदा,
अच्छा, आई कैप की तरह देखते हैं उसने कौन से लिखे हैं। इंटिमिडिएशन और सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी लिख देना चाहिए वैसे। बाकिर मे फेस इंटिमिडिएशन थ्रेट, भाई प्लीज थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, ISTL का सवाल करवाने लगे हम। Bakir may face intimidation threat from his superior if he raises objection on non-compliance of regulation by Shahid. अच्छा, इसने बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट में यूज कर दिया आईकैप ने। आईकैप ने वो वाली बात ही नहीं की, दोस्त वाली बीच में लाया। कहते हैं कि इसमें लोकल लॉज वायलेट हो रहे हैं, अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कंपनी में जाके तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से किसने मशवरा दे दिया हुआ है, बॉस ने। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ऑल्सो फेस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज हिज इंटरेस्ट टुवर्ड फ्रेंडशिप वुड बी एट स्टेक इफ ही रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले ना उस सिनेरियो की लाइन लिखा करें अक्सान, कि ही शुड रिफ्यूज टू साइन द बिल, he should refuse, he should tell that I am disassociating myself from this information, अगर कोई इंफॉर्मेशन आगे देनी है। या ये लिखाया करें कि अगर उसने गलत एंट्रीज करने को कहे, he should refuse to pass these entries, he should refrain from disclosing to friend। ये तो पहला होता है जो सिनेरियो से उठाना होता है, बाकी सारे घिसे पिटे होते हैं। he should discuss, वो ऑडिट कमेटी और CEO से डिसाइड करे, और फिर लीगल एडवाइस ले। इसमें रिजाइन तक इसलिए नहीं गया कि कोई मसला बताना इतना हुआ ही नहीं, कोई बड़ा मसला होता तो रिजाइन तक बात जाती ना। ओके, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको जरा मैं एकदम दोबारा लिखने लूं। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया मैं कैसे लिखना है? नहीं, चलें फिर 1 पे आ जाए। आमिर अली CFO, पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूं। Amir Ali is CFO at Circle Limited and reports to Junaid FCA, who is the CEO. The financial year ends on 30 April and its profit for the 9 months as 31 January was below target. In a management meeting held in February, Junaid ने ये मशवरा दिया है following measures to improve the results. प्लांट की मेंटेनेंस जो कि मार्च में ड्यू थी should be deferred to May, इसको मई तक डेफर कर दो। प्रोडक्शन मैनेजर ने ये वार्न किया है, भाई रिपेयर को डिले करने को कहा जा रहा है, बज़ाहिर कोई गड़बड़ नहीं लग रही, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर की लाइन है ना, उस प्रोडक्शन मैनेजर का जो मशवरा है उसने कि सेफ्टी ऑफ प्लांट हिट होगी इससे, तो अगर प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वो लीगल केसेस आपके खिलाफ आएंगे। However, Junaid is of the view that maintenance for delay 2 years ago और कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ऐसी बोंगी सी बात है। Incorporation of new revaluation report should be deferred to the next year as the resulting increase in valuation is substantial and would result in increase in depreciation for the year। अच्छा, इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस खींच तान के जबरदस्ती लगा दें तो लगा दें, बज़ाहिर इस तरह नहीं लग रहा कि उसको स्टैंडर्ड आता नहीं, बज़ाहिर इस तरह नहीं लग रहा उसको स्टैंडर्ड आता नहीं। IFRS 15 का जो सवाल था ना, IFRS 15 का, उसमें वाजे उसने एक लाइन लिखी हुई थी, किधर है IFRS 15? कहीं नजर आ रहा है? IFRS 15, उसमें देखें एक वाजे उसने लाइन लिखी हुई थी, CFO a CA has suggested that revenue of 15 units should be recognized in 2021 as, अब आगे गलत लॉजिक, as machines are of specialized nature and have no alternate use। हालांकि हमने ऊपर देख लिया था कि चीजें में ऐसा मसला नहीं है। Further, cost of 10 million should be taken to P&L as, और आगे बिल्कुल गलत अकाउंटिंग लॉजिक, इधर एज लिख रहा है, ये करो क्योंकि मेरी अकाउंटिंग में ये समझ आ रहा है, ये करो क्योंकि मेरी अकाउंटिंग में ये समझ आ रहा है। इधर देखें ऐसी लाइन नहीं लिख रहा, इधर पता क्या लिख रहा है, इधर बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ऐसे करो क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है, इधर एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, वो देखें इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं बन रहा कि ऐसे करो मुझे ये समझ आ रहा है। वो कहते हैं रोक लो ताकि डेप्रिसिएशन ज्यादा ना हो। बज़ाहिर माइंड में कोई प्री सेट गेम चल रही है। Incorporation should be deferred to the next year as resulting increase would result in increase in depreciation। इस तरह तो नहीं लिखा ना उसने, incorporation of new revaluation report should be deferred because revaluation was already done previous year।
ये अगर लाइन लिखी होती ना तो फिर तो डायरेक्ट उसको हम गले से पकड़ते, ये तो तेरे में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है। वो क्यों कह रहा है रिवैल्यूएशन को रोको, इससे डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगी। बजाहिर वो डेप्रिसिएशन को कम करवाना चाह रहा है, वो ये नहीं कहीं लग रहा कि इसके अंदर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है। हिंदुस्तान के किसी ने लगा के आना है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, लग सकता है लेकिन मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा बारीक फर्क समझ आया इन दोनों सिनेरियोज के अंदर, इधर तो वाजे लगेगा। और जो IAS 37 का सवाल था उसमें देखें क्या करना था। अब 2 नंबर का पूछा हुआ, सिर्फ मेन वाला हिट करके आएंगे बस। IAS 37 1037 किधर है? जी, इसमें कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 16 था शायद। सोलह नहीं था, 17 था। Atif Anwar is a finance manager at Hot Coffee Limited and reports to Jamal Ahmed FCA. On returning from leave, Atif noted that draft financial statement for the year ending 31 December have been prepared. He found that financial statement have not been updated for revision in decommissioning. रिवीजन इन डीकमिशनिंग की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट नहीं हुई, मजदूरों की कॉस्ट बढ़ गई है। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल हु एडवाइज हिम टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिवाइजिंग द डीकमिशनिंग कॉस्ट एज ऑफर प्रॉफिट वुड बी। बिल्कुल हिट करने की जरूरत नहीं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को। क्यों बताएं जल्दी भाई। बॉस के अकाउंटिंग नॉलेज में कोई मसला है या बॉस कह रहे हैं कि इस मैटर को दबा दो ताकि हमारे प्रॉफिट ज्यादा आए? बॉस ने अच्छा, आतिफ डिस्कस द मैटर हु एडवाइज टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिवाइजिंग द डीकमिशनिंग बिकॉज ही कंसीडर्ड दैट डीकमिशनिंग इज नॉट रेलेवेंट इन IAS 37। अगर इस तरह की लाइन लिखी होती फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मेरा नहीं ख्याल आई कि आपने इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लिखा होगा। कौन सा सवाल है? 17, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनती ना। उसने कोई ऐसे ब्लंडर नहीं मारा जो अकाउंटिंग ब्लंडर है। उसने कहा क्यों है वैसे ऐसा, ये जरा बताएं। उसने कहा क्यों है ऐसा, उसने वजह बताइए आगे मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं लिखा है कि अपने बस इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। और तीसरा भी हम लिख के आ सकते हैं, बॉस अगर एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे। कितने बताए हुए हमने? 3, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और ऑब्जेक्टिविटी भी लिख के आना चाहिए था ICAP को। इसमें इसने ब्लंडर मारा है ICAP ने। ऑब्जेक्टिविटी वो न्यूट्रल नहीं है, वो इस वजह से कह रहे हैं ताकि हमें हायर प्रॉफिट्स आए। बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, वो इक्का दुक्का कभी ICAP कर देता है ऐसा। तो मेन हमारा इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी हिट होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्यों नहीं हिट हो रहा? वो रोक रहे डीकमिशनिंग की एंट्री करने से, फिर भी क्यों नहीं हिट हो रहा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस? क्योंकि उसने कोई गलत अकाउंटिंग की बात नहीं की। और IFRS 15 वाले सवाल में क्यों हिट कर रहे थे हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस? वो कह रहा था कि हाँ, उसकी लॉजिक गलत थी, उसकी लॉजिक गलत थी और इधर उसकी नीयत गलत है। डन। तो लॉजिक भाई की तरफ से आया, नीयत मेरी तरफ से आया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। डन। अब वापस आ जाए अपने सवाल की तरफ। कहां पेपर ICAP की तरफ से आया? ओके, एक तो उसने प्लांट की मेंटेनेंस लेट करने को कहा है और दूसरा उसने क्या रिवैल्यूएशन को थोड़ा डिले कर दो। ड्यू टू द डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनैद, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अपोज्ड द समरी टू इंप्लीमेंट द अबव एक्शंस हैज बीन रिसीव्ड बाय आमिर। और आमिर को हुक्म दे दिया गया ऐसा कर दो। आमिर ने रिसेंटली एक इंटरेस्ट फ्री लोन गाड़ी के लिए लिया हुआ है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड इन फ्यू डेज। ओके जी, पास पेपर क्वेश्चन 1 में पहला सवाल है कि हाउ जुनैद मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। तो भाई इसके जवाब के अंदर हम बता के आएंगे ये किस तरह कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। तो इसमें आप लिख के आएंगे ही इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी एज ही इज नोइंगली डूइंग द फॉलोइंग 2 acts. Number 1, he is deferring the annual maintenance. He is deferring the, क्यों डेफर कर रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस वो यहां बताने की जरूरत नहीं है। वो अब बिल्कुल CRE SRE की एंट्रीज की तरह देखो
क्यों यहां एनुअल मेंटेनेंस डिले कर रहे हैं वो यहां बताने की जरूरत नहीं है, वो बताइएगा ऑब्जेक्टिविटी में। ही इज डिलेइंग द एनुअल मेंटेनेंस दो द प्रोडक्शन मैनेजर इज सेइंग दैट इट मे हिट द सेफ्टी ऑफ द प्लांट। मकसद पीछे क्या है बैक एंड पे उसके माइंड में, वो मकसद बेहतर है बताइएगा जिस वक्त ऑब्जेक्टिविटी वाला लिखें। फर्दर ही इज ऑल्सो सजेस्टिंग अ रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सो डैट डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्रीज। बस ये दो बातें, ये इंटेग्रिटी हो गया। अगला कौन सा था? ऑब्जेक्टिविटी। पहले प्रोफेशनल बिहेवियर कर लेते हैं। As a CA, we should not do any act which discredit the profession. Here he is discrediting the profession. Number one, by giving instructions to defer the maintenance though it is due, and to defer the revaluation though it should have been incorporated. Or number three, objectivity. In this case, he is also compromising his professional judgment, वो जो एक दो लाइन वहां से लिखनी होती है, because he is deferring the maintenance and deferring the revaluation report to reduce the depreciation just to increase the profits in next 3 months financial statements, ताकि उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएं। ये उसकी नीयत है, ये ऑब्जेक्टिविटी में बता के आएंगे। उसने ऊपर से देखो ना कहानी क्या बताई है, उसने कहा कि 31 जनवरी हमारा ईयर एंड नहीं है, हमारा 30 अप्रैल ईयर एंड है, लेकिन प्रॉफिट 9 महीने में बहुत कम आए हैं। अब उसने ये मशवरा दिया है टू इंप्रूव द रिजल्ट, टू इंप्रूव द रिजल्ट ऑब्जेक्टिविटी में बता के आना है। और आखिरी बात क्या बता के आएंगे? ऑल्सो पोटेंशियल थ्रेट्स। अच्छा वो भी पूछे हुए हैं, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, सेफ गार्ड्स। तो आमिर इज फेसिंग फॉलोइंग थ्रेट्स। नंबर 1 इंटीमिडिएशन थ्रेट, इंटीमिडिएशन और सेल्फ इंटरेस्ट दोनों लिख के आने, सेल्फ इंटरेस्ट इस वजह से लिख के आने। अच्छा इंटीमिडिएशन में मैंने देखा आई कैप डायरेक्ट ही लिख देता होता है, ही इज फेसिंग यानी कि फियर ऑफ लूजिंग जॉब। हालांकि इतना एकदम डायरेक्ट बात लिखनी नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट ही लिख देता होता है। ये कौन सा आंसर है? आंसर 1, आमिर मे फेस इंटीमिडिएशन थ्रेट फ्रॉम जुनेद। इसमें तो उसने नहीं इतनी सख्ती मुझे लगता है की। आमिर मे फेस इंटीमिडिएशन थ्रेट, ये सारे इंटीमिडिएशन थ्रेट के ना सोल्यूशन एक दफा पढ़िएगा। आमिर मे फेस इंटीमिडेशन एज रिफ्यूजल टू बे इंस्ट्रक्शन, लिख दी है, वही बात लिख दी है, मे रिस्क हिज जॉब। तो ये घिसा पिटा लफ्ज़ याद कर लीजिएगा। और आमिर मे फेस, इसमें तो किसी तरह सिनेरियो से लिंक करके बंदा चला देता है, लेकिन इसमें कोशिश कीजिएगा ज़्यादा याद कर लें चीज़ें इंटीमिडिएशन और सेल्फ इंटरेस्ट में। एंड आमिर मे फेस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एट डिसबर्समेंट ऑफ हिज कार लोन मे बी एट स्टेक। ये तो आसान सा था, ये तो वहीं से उठाना था। सेफ गार्ड्स अब ज़्यादा हुआ करेंगे, ये क्योंकि घिसा पिटा सिनेरियो है जो हर पेपर में आता है। सेफ गार्ड में सबसे पहले आप को चाहिए कि आप CFO शुड कंसल्ट विद द सुपीरियर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ दिस थ्रेट इज सिग्निफिकेंट। CFO तो बॉस कौन है? CEO था, ये खुद CFO है। इबादत करनी है वो फिर इंडिपेंडेंट बात है। If threat is significant, CFO should consult with superior within the organization. Where it is, अच्छा इसने वो बात नहीं लिखी, वो बात पहले हमें लिखनी चाहिए थी कि he should tell him कि I will not prepare this report. पहले ये बताए, फिर informing appropriate authorities, whistle blowing policies देखिए अपनी कंपनी के अंदर क्या हैं, और प्रोफेशनल बॉडी से मशवरा करें IK वगैरह से, और इन द एंड लीगल एडवाइस कहाँ गई बीच में? अच्छा वो इधर डाल दिया लीगल एडवाइस, और इन द एंड यू शुड रिजाइन। ओके अच्छा अब अच्छा ये सेफ गार्ड्स रह गए थे, सेफ गार्ड्स वॉइस नोट में नहीं आ सके, तो 5-6 सेफ गार्ड्स हैं, ये सारे लिख के आने होते हैं पेज 483 वाले। अच्छा अब एक जनरल बात सुन लें कि बॉस ने एक सवाल में एम्प्लॉय को कहा था कि तुम गलत बिल साइन करो ताकि हम रिश्वत दे के किसी बंदे को सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें।
यानी कि एडवर्टीजमेंट कराई थी 1000 रुपये की और उससे पेमेंट की थी 3000 रुपये की, ताकि आगे वो फ्यूचर में हमें रिश्वत दे के गलत कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के दे, यानी कि रिश्वत के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के दे। अब इसमें बताएं इंटेग्रिटी में क्या लिख के आएंगे, इंटेग्रिटी में क्या लिख के आएंगे? इंटेग्रिटी में लिख के आएंगे कि पेमेंट जो बनती है उससे ज्यादा साइन करवाना, ये इंटेग्रिटी वायलेट कर रहा है। पेमेंट जो बनती है उससे ज्यादा साइन करवाना, ये प्रोफेशनल बिहेवियर को हिट कर रहा है। पेमेंट ज्यादा साइन करवाना ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिले, ये ऑब्जेक्टिविटी। एक सवाल में लिखा हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग मिल जाए इसलिए गलत जर्नल एंट्रीज करो ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। गलत जर्नल एंट्रीज करना इंटेग्रिटी को हिट करता है, गलत जर्नल एंट्रीज करना प्रोफेशनल बिहेवियर को हिट करता है। गलत जर्नल एंट्रीज करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग लेना, यह किसको हिट करता है? तो जो काम गलत हो रहा हो उसको इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में लिख के आने, और जो काम गलत करने के पीछे नियत हो उसको कहां लिख के आने? और दूसरा सिनेरियो है लिटिल अकाउंटिंग नॉलेज वाला, वो फिर सवाल देख के पता चल जाता है कि लिटिल अकाउंटिंग नॉलेज है या नहीं। कोई गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने को कहना ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, इधर क्यों नहीं लगा के आ रहे हैं हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस? क्योंकि नॉलेज का उसने जिक्र नहीं किया, लिटिल नॉलेज है, उसने कोई ऐसी उसने लिखा कि ये करो इस वजह से कि ये हो जाए। लेकिन अगर IFRS 15 वाला सवाल लें जो वाहिद हिस्ट्री का सवाल है, उसमें उसने कहा ये करो क्योंकि ये वजह है, वो लॉजिक ही आगे गलत बता रहे। तो जब लॉजिक गलत बता रहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो फिर हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे लिख के आएंगे। और आखिरी सिनेरियो बच गया कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, उसमें आप अपनी ज़ात के लिए या अपने दोस्तों के लिए या बीवी बच्चों के लिए कोई चीज़ बाय करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स वगैरह, तो उसमें आपने कॉन्फिडेंशियलिटी लिख के आनी है। चलिए ठीक है, IAS 12 के वो निकालें ज़रा, वॉल्यूम 2 में ही है सवाल। ओहो, ये पेज भी उड़ गया हुआ है। नहीं, ये है पेज 595। क्वेश्चन में अमेंडमेंट्स करें, इसको करें 8.7, 8.7 ओके। इसके बाद इसको करें रेट इन 2023, पेज नंबर, वॉल्यूम 2, 597। रेट इन 2023 was 29%। और एक नई लाइन डालें, टैक्स क्रेडिट on charity for the year 2024 is rupees 11 million। इस फिगर को 11 मिलियन को हमने चेंज करवाना हुआ तो सवाल खोल के चेंज करवा लेंगे। अच्छा, एक अकाउंटिंग वालों में और टैक्स वालों में एक मिसमैच आता है। हमारा
जो लॉस होता है, अब तो टैक्स वाले भी जितने जो टैक्सेस थे वो पढ़े थे उन्होंने पढ़ लिया सारा टैक्स। हमारा जो लॉस होता है करंट ईयर का, वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हमारी कोशिश होती है टैक्स वालों को डिस्क्लोज करें। इस डिस्क्लोज करने को कहते हैं, हमने डिस्क्लोज किया, बताया, डिक्लेयर किया और उन्होंने असेस कर लिया। इसको टैक्स की क्लास में कहते थे डीम्ड असेस्ड। तो हमारे असेस्ड लॉसेस वो होते हैं जो हमने करंट टैक्स की वर्किंग में नेगेटिव फिगर निकाली है, बिजनेस लॉस। और पाकिस्तान के लॉ में वो 6 साल कैरी फॉरवर्ड होता है। पेपर में कुछ और लिख दे तो वो उसकी मर्जी है कि 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता या अगले 10 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। टैक्स वाले कहते हैं कि जो लॉस आए हमें बता दो और हमारे से पूछ लो कितने साल कैरी फॉरवर्ड करने। अकाउंटिंग वाले कहते हैं जो लॉस आए वो टैक्स वालों को तो बता दो, लेकिन उस लॉस पर डेफर्ड टैक्स एसेट सारे पे ना बनाओ। ये अकाउंटिंग वाले कहते हैं। इसलिए अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि जो लॉस आ जाए आपका, उस लॉस के अगेंस्ट अगले 100 सालों में 200 सालों में जितने भी प्रॉफिट आने की उम्मीद है वो सोचो। अगर आपका लॉस आ गया है 600 मिलियन, टैक्स वालों को बता के 600 मिलियन लॉस आया, बिल्कुल पूरा बता के आए, क्योंकि अगले सालों में हमने प्रॉफिट में से उसको माइनस करना है। लेकिन घर आके अकाउंटिंग एंगल से टैक्स वालों को पूरा बताएं, घर आके अकाउंटिंग एंगल से सोचें। टैक्स वालों को आप बता के आएंगे मैंने 600 मिलियन है, अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड करना है, उनको ये बस बता के आ जाएं। लेकिन हकीकत खुद घर आके सोचें, जैसे जीआरवी एग्री करा के आते थे लेसी से और खुद आके एस्टीमेट करते थे। खुद आके सोचें कि फ्यूचर में 600 मिलियन के प्रॉफिट भी आ सकते हैं मुझे माड़े बिजनेस को। एकदम लॉस तो आ गया, सारी बिजनेस की चीजें चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, एकदम इतने लॉस तो आ गए, अब बेचारे सड़क के ऊपर खड़े हैं, फ्यूचर में 600 मिलियन के प्रॉफिट कहां से आने हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि फोरसीएबल फ्यूचर सोचो। फोरसीएबल फ्यूचर 10 साल 20 साल 25 साल सोचो और सारे सालों के सारे प्रॉफिट्स को जमा करो अपनी सोच के मुताबिक, एक बजट बनाओ। और फिर आप जाके इस नतीजे पे पहुंचे, इधर देख, फिर आप जाके इस नतीजे पे पहुंचे कि मेरे अगले सालों में प्रॉफिट सिर्फ आने हैं 400 मिलियन। तो फिर आप ऐसा करो, टैक्स वालों को 600 ही बताओ, लेकिन जब आप अपनी हमारे साल की डेफर टैक्स वर्किंग करो तो आप अनयूज लॉसेस स्टूडेंट एंगल से लिखो 600 और काट के 400 कर दो। पेपर में 400 ही लिख के आए, लेकिन लिखो 600 अपने माइंड में कि 600 मैंने कैरी फॉरवर्ड करना था, लेकिन काट के कितना कैरी फॉरवर्ड करूंगा, 400। अब अगर अगले साल ही 1000 मिलियन का प्रॉफिट आ जाए तो खुदा के लिए ये ना कह देना कि मैंने तो सोचा हुआ था 400 का प्रॉफिट आएगा, अगले सारे सालों में एकदम 1000 का आ गया तो अब मैं क्या करूं। बेटा फिर 400 को भूल जाओ, फिर टैक्स वालों को आप बता के आए अगले साल टैक्सेबल प्रॉफिट 1000 का आया, अब उस 1000 की बस में 600 की सवारियां फौरन बिठाओ और खत्म करो काम। लेकिन एक मिसमैच हो जाएगा, पिछले साल आपने डेफर टैक्स का टी काउंट बनाते हुए 400 पर किया था और -600 हो गया। 200 की खुशी को इस साल की पिछले साल की नहीं, इस साल की 200 की खुशी को रिकॉन्सिली। सो लेट्स लिसन इट फॉर द लास्ट टाइम। पिछले साल कितने लॉसेज आए, 600 मिलियन। टैक्स वालों को बता के आ जाए 600 मिलियन। इनको कहते हैं डिक्लेयर्ड लॉसेस, हमने डिक्लेयर किए, और इनका एक और नाम होता है असेस्ड लॉसेस, उन्होंने मान भी लिए। बात मेरी गौर से सुनना भाई जो लेट आए हैं, भाई इधर देखो, पहले बात सुनो। आपने बता दिया पिछले साल टैक्स वालों को कि मेरा 600 का लॉस आया और 600 का लॉस आया, और इसको आपने डिक्लेयर भी कर दिया और उन्होंने असेस भी कर लिया। उन्होंने कैलकुलेशन करके कहा योर असेस्ड लॉस इज ऑल्सो ये। हाँ, अगर वो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कर दें, उस 600 को गिरा के 550 कर दें, फिर वो 550 ही है। लेकिन आप बस 600 बता के आए, वो उम्मीद है 600 मान जाएंगे, वो 600 का लॉस आपका मान गए। अब आप घर आके अकाउंटिंग एंगल से सोचें कि मेरे फ्यूचर में मैक्सिमम कितने लॉसेज आएंगे, जितने लॉसेज आएंगे फ्यूचर में उनकी आप एक सोच, उसका नाम पेपर में हुआ करेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये लफ्ज हुआ करेगा, वो टैक्स वालों को नहीं बताएंगे आप। तो आपने सोचा फ्यूचर में मुझे सिर्फ 400 के प्रॉफिट आएंगे, यानी
फ्यूचर में मुझे 100 मिलियन के 4 साल तक प्रॉफिट आएंगे, 4 साल बाद मैं कारोबार बंद कर दूंगा, इस तरह कुछ आपने सोचा। अब आपने ये सोचा, तो अब इस साल आप जो यानी पिछला साल जो हमारा है 2025 समझ लें, 2025 में आप अनयूज्ड लॉसेस जो लेके जाएं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, करंट टैक्स की वर्किंग में नेगेटिव 600 ही आ रहा होगा, लेकिन उस पर करंट टैक्स जीरो होगा, करंट टैक्स जीरो होगा। लेकिन डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में 600 ना लेके जाएं, 600 काट के 400 लिखें। अगले साल लकीली 1000 के प्रॉफिट आ गए, अब उस 1000 पूरे को इस्तेमाल करें 600 माइनस करने के लिए, और रीकॉन में वो मसला अपना सेटल करें। सोचा था कितने प्रॉफिट आएंगे, 400, आ कितने गए, 1000, चलो 1000 आ गए। कितना लॉस सोचा था माइनस करेंगे, कितना कर लिया, कितना ज्यादा माइनस किया, उस 200 में पिछले साल आपने खुशी रिकॉर्ड नहीं की थी, उस खुशी को इस साल क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग में वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है माइनस होके। बस आपने एक छोटा सा काम करना होता है, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। अनरिकॉग्नाइज्ड, what was the loss on which deferred tax was recognized in previous year? 400. So what is the remaining on which we should recognize in current year? तो इस साल की रिकॉन में मसला आता है। बच्चे ये समझते हैं कि पिछले साल की रिकॉन में भी मसला आता है, पिछले साल की रिकॉन में कोई मसला नहीं आएगा। पिछले साल आप जो 400 है बस उसको डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लिखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 90 मिलियन। DEF हैज accumulated unused losses of 184। इस लाइन का क्या मतलब है, accumulated unused losses of 184। 31 दिसंबर 23 तक पिछले 2-4 साल के लॉस जमा करके पड़े में हैं अभी तक बास्केट में कितने, तो सॉर्ट ऑफ बस स्टैंड पे 184 सवारियां खड़ी हुई हैं, कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट है ये। इन प्रीवियस ईयर, और पिछले साल कंपनी रिकॉर्डेड अ डेफर्ड टैक्स एसेट ओनली ऑफ 8.7। इस 8.7 को 184 से कंपेयर ना करें, ये ड्रामे ने डेफर्ड टैक्स एसेट दे दिया है, उसको देना चाहिए था इन प्रीवियस ईयर द कंपनी असेस्ड दैट फ्यूचर प्रॉफिट्स आर इतने। उसने रेट लगा के फिगर दे दी है, उसने ये नहीं बताया कि 600 के हैं और 400 की उम्मीद है प्रॉफिट्स की, उसने क्या है बस 184 हैं, प्रॉफिट्स नहीं बताए। उसको हम 8.7 से 29% से डिवाइड करके रिवर्स वर्किंग करके भी निकाल लेंगे, निकाल लें जी। पिछले साल कितना डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया है, 8.7। पिछले साल रेट क्या था, 8.7 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30। आप बता दें इस बात का मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं अपने, मैं सवाल अमेंड नहीं करवा रहा इसलिए रेड मार्कर से लिखता हूं, सवाल मैंने अमेंड करवाया जो लोग लेट आए हैं, मैं सवाल अमेंड नहीं करवा रहा, मैं मतलब लिख रहा हूं इन प्रीवियस ईयर्स यहां से मीन्स, इस बात का मतलब क्या है, मीन्स इन प्रीवियस ईयर we expected, बोलें, we expected that future profits will be only 30 million। क्यों 184 के अगेंस्ट 30 मिलियन के प्रॉफिट्स ही सिर्फ आएंगे, क्यों 184 सवारियां बस सिर्फ 30 सीटों वाली आएगी, 184 सवारियां खड़ी हैं, बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, नहीं टैक्सेबल प्रॉफिट्स। हाउएवर इन 2024, और छोड़ो 2024 को, वो जब सवाल खुलेगा तो देख लेंगे। A major contract was the reassessed forecast indicated a company will have a taxable profit of 50 million each in next 4 years। अब कंपनी को बड़े ज्यादा प्रॉफिट आने हैं, ये उस वक्त देखेंगे जब हमारे साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग होने लगेगी। हम 31 दिसंबर 24 का जब सवाल आएगा ना फिर ये देख लेंगे। पिछले साल बता दें मेरे अनयूज्ड लॉसेस कितने थे, 184।
उन अनयूज्ड लॉसेस के अगेंस्ट कितने फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने थे? 30। उस पर कितना डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने बनाया? 8.7। चलें जी, DEF holds an investment in debentures classified as FET OCI. The investment was purchase of 150 million, transaction cost 2 million. ओहो, इंक्लूडिंग, इसका मतलब है ये 148 मिलियन की खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 मिलियन पड़ी हुई है विद द फॉलोइंग डिटेल्स: फेस वैल्यू, कूपन रेट, इफेक्टिव रेट, मैच्योरिटी. ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन द फेयर वैल्यू डिक्रीज टू 126 मिलियन. इसमें लिखें डेट ऑन 31 दिसंबर. अपनी तरफ से सवाल बनाया हुआ ना, तो इसको जरा सही करते रहें. ऑन 31 दिसंबर 24. फेयर वैल्यू कितनी हो गई है गिर के? 31 दिसंबर 24. टैक्स अथॉरिटीज अलाउ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज एन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट को सिर्फ टैक्स तब लगाएंगे जब कभी वो रिसीव होगा. ये एक पास पेपर की एडजस्टमेंट है, बच्चे पूछते होते हैं, तो ये हमने डाल दिया इधर. इंटरेस्ट रिसीवेबल 31 दिसंबर 24 को इतना है, ये किसी और चीज के ऊपर है, ये इस डिबेंचर के ऊपर नहीं है. इसका रेट ये अलग दिया हुआ है, ये कोई और चीज. ये बैंक डिपॉजिट्स हैं, सॉरी लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ. बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट है. ओपनिंग 30 मिलियन, क्लोजिंग 40 मिलियन. P&L फॉर द ईयर इज 55 मिलियन. इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट टैक्सेबल एट द 20% ऑन रिसीट बेसिस. द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%. पिछले साल क्या रेट था? 20. तो पिछले साल वाली वर्किंग 29 पे करेंगे, हमारे साल वाली वर्किंग 30 पे करेंगे. एक कॉन्सेप्ट है वो मुझे बताइएगा, मैं रिवाइज करूंगा. वो ये होता है कि हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल गया, ऐसा नहीं है. पिछले साल का रेट 29 था, पिछले साल यही पता था. इस साल का रेट 30 है, इस साल यही पता है. द टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी फॉर टैक्स ईयर 2024 इज ₹11 मिलियन. टैक्स रेट कहां माइनस होता है? बिजनेस इनकम निकालते हुए या न्यूमेरिकल का फेस बनाते हुए? मैं टैक्स वाले बच्चों से पूछ रहा हूं, बिजनेस इनकम निकालते हुए टैक्स क्रेडिट माइनस होता था या न्यूमेरिकल का फेस बनाते हुए टैक्स क्रेडिट माइनस होता था? फेस बनाते हुए. ये बिजनेस का खर्चा होता है जो जब टैक्स का रेट लग जाए तब माइनस करते हैं. ये तो एंड पे के ऊपर माइनस करेंगे. बिल्कुल सवाल में करंट टैक्स की वर्किंग में ये एंड पे माइनस किया करेंगे, बस अपने लिए अगर आपने समझना है तो करंट टैक्स की. लेकिन पहले पुराने साल के लॉसेस माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट बचेंगे, फिर उनमें से ये माइनस करेंगे एंड के ऊपर. चलें छोड़ें हवाई बातों का क्या फायदा. एक तो आपने नोट बनाने हमारे साल का सिर्फ, और पिछले साल और हमारे साल की डेफर्ड टैक्स वर्किंग करनी है. तो दूसरा सफा खोल लें, रिक्वायरमेंट 20 से शुरू करते हैं. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, बोले 31 दिसंबर 23, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 24. ओके, तीसरा सफा खोलें. तीसरे सफे के ऊपर वर्किंग 1, करंट टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये फॉर्मेट खुल गए, अब एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं. पीबीटी ये तीसरे सफ़े पे वर्किंग 1, करंट टैक्स. चलें जी, पहली एडजस्टमेंट. DF has accumulated unused losses of 184 as on 31 दिसंबर 2023. In previous year, the company recorded deferred tax asset on these losses at 8.7 million because of limited availability of future profits. जाग जाए. ओके, बताएं जी, यहां पर अनयूज्ड टैक्स वालों के लॉसेस. कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट और टैक्स. अनयूज्ड लॉसेस इन रियलिटी कितने के हैं? इन रियलिटी 184. लेकिन आप लोगों को पता है, इधर देखें,
कि हमने डेफर्ड टैक्स एसेट कितने का बनाया है पिछले साल? 8.7। ये सवाल का डेटा लिखा है मैंने आपके सामने, 184 और 8.7, ये सवाल का डेटा लिखा है। अब कैलकुलेटर पर रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। 8.7 डिवाइडेड बाय 29% मल्टीप्लाइड बाय 100%। चलें जी, 8.7 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30। डिफरेंस के कॉलम में कुछ नहीं लिखते होते, मुझे याद आ गया, यहां डिफरेंस के कॉलम में कुछ नहीं लिखते होते, बट डायरेक्ट टैक्स के, बल्कि रेट भी यहां पे तो शायद लगाने की हम जरूरत नहीं होती, तो रेट भी बेशक काट दो, तो हम इधर ही लिखते होते थे। कितना है भाई बोले? 30 इंटू 29%, ये भी 9 लिखा करें, काट दो। कितने लॉस आए थे पिछले सारे सालों में एक्सान मिला के? फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स की उम्मीद थी? सवाल ने नहीं बताया, लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट बता दिया, उससे हमने रिवर्स वर्किंग करके निकाल लिया। इस साल रिकॉन में कुछ नहीं जाना, बस आपका एक अंदाजा है जो आपने रिकॉर्ड किया। इस साल रिकॉन में कुछ नहीं जाना, अगले साल 23 से मुराद है 23 की रिकॉन में आप कोई नहीं जाना, इसका इंपैक्ट 23 की रिकॉन में कोई नहीं। चलें जी आगे। मेरे ख्याल से ये 184 क्या होगा? अगर ये 2024 की वर्किंग बना रहे हैं तो ये 23 की वर्किंग और ये 22 की वर्किंग। हो सकता है इधर 100 का लॉस आया हो, इधर 84 का लॉस आया हो। तो सवाल में लिखा हुआ था DEF has accumulated unused losses of 184 as on 31 दिसंबर 23। ये इसकी वजह होती है। 84 है, फिर हम 84 को इधर डालते होते थे, फिर टोटल हो गया 184। लेकिन 2024 में खड़े होकर एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से साइन हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूचर टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, और अब हमें लग रहा है कि अगले 4 साल तक तो हम 50 मिलियन कमाते रहेंगे, यानी 200 कमा लेंगे। लेकिन ये एक अंदाजा है, इसकी बेस, इसको कंपेयर करेंगे अनयूज लॉसेस से, जब हमारे साल के निकले। हमारे साल के अनयूज लॉसेस तो अभी तक पता ही नहीं चले, तो जब हम हमारे साल की करंट टैक्स की वर्किंग कर लेंगे फिर इस लाइन को आके पढ़ेंगे, इसलिए इस लाइन को अभी पेंडिंग पर डाल दें। ये लाइन हेल्प करेगी जब यहां मैं लिखने लगूंगा अनयूज लॉसेस। चलें जी, अगली एडजस्टमेंट तो आसान है, वो यही बना लें। बताएं जी, डेट, इफेक्टिव रेट, और आगे कूपन रेट, आगे बैलेंस, आगे फेयर वैल्यू, आगे डिफरेंस एज ऑन, डिफरेंस फॉर द ईयर। वर्किंग 1 में 10-12 लाइनें छोड़ के वर्किंग 2, 3 कॉलम एक्स्ट्रा आते हैं ना, फेयर वैल्यू, डिफरेंस एज ऑन, डिफरेंस फॉर द ईयर। बताएं माय डियर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एफईटी ओसीआई में किस मॉडल के ऊपर, किस उस पर रिकॉर्ड होती है? इनिशियल परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट या सिर्फ परचेज प्राइस? अच्छा, डेट बताएं। 1 जुलाई 24। बताएं जी, ऐसे सवाल में हमेशा कैसे कर लिया करें? परचेज प्राइस बताएं। 148। आपको समझने के लिए आपके बता रहा हूं ना, 148 परचेज प्राइस इज 148। कैसे पता चला? परचेज प्राइस तो दी हुई है, फेस वैल्यू नीचे जाके दी हुई है, तो इसमें इंक्लूड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आपके समझने के लिए मैं परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिख रहा हूं। 148 प्लस 2 इज इक्वल टू 150। तो 150 से स्टार्ट कर दें। अब बताएं जी, क्या डेट डालूं? 30 जून 25। इफेक्टिव रेट 5%, 5% जी, 7.5। आगे क्या करें अब?
जी भाई क्या करें? अगर आप कूपन रेट लगा भी दिया तो ये कूपन इंटरेस्ट कब रिसीव होने? अगले साल, अगले साल रिसीव होने ना। अच्छा पहले आप मुझे चलें ये बता दें IFRS 9 में दो एंट्रीज क्या बनती हैं अब इस साल की? वैसे ही पूछ रहा हूं, IFRS 9 में दो एंट्रीज क्या बनती हैं इस साल की? जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज क्या बनती हैं? यकम जुलाई 24, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, कैश क्रेडिट 150। मेरे ख्याल से हमारे साल की एंट्रीज के लिए डाटा काफी है, कूपन रेट लगाने की जरूरत नहीं है। जी आगे बोलें। 31 दिसंबर 24, 7.5 इंटू 6/12, ऐसा ही है जी। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3.8। I think this carrying amount is enough to be compared with fair value. This carrying amount should be compared with fair value, or the carrying amount at the end of next year should be compared with fair value. Carrying amount at the mid of next year should be compared with fair value, और हमारे साल के इनकी carrying amount should be compared with fair value. अब क्या करें, ये फॉर्मेट फेल हो गया है। मेरी राय है ऐसी लाइन लगा के, ऐसी लाइन लगा के, जगह तो फॉर्मेट तो खोला हुआ है, ऐसे ही लाइन लगा के पेपर में 31 दिसंबर 24 लिख दीजिएगा, या यही 31 दिसंबर 24 लिख के 7.5 इंटू 6/12 कर दीजिएगा। मेरी राय है कि इसको ऐसे ही लिख लें, यहां 150 जमा 7.5 इंटू 6/12। कुछ समझ आई? कुछ जबरदस्ती जो मर्जी फॉर्मेट अपनाएं, आप लोग ये लाइन ना लगाएं, आप नीचे एक हेडिंग बनाएं, कैरिंग अमाउंट 153.8, फेयर वैल्यू ये, और डिफरेंस ले लें उनका। लेकिन मैं क्यों मजबूर हो गया इस कैलकुलेशन को यहां रोकने पे? क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर है और डिवेंचर का ईयर एंड 30। ये कैरिंग अमाउंट निकल भी आएगी तो अगले साल के मिड की होगी, मुझे चाहिए हमारे साल की। उसके लिए मैंने IFRS 9 के एंट्रीज करके आपको दिखा दी, इन दोनों को जमा करके जवाब आते हैं। तो ऐसे ही मैंने, ऐसे आप भी पेपर में लाइन डाल दीजिएगा ऐसे। 31 दिसंबर सवाल वाला तंग कर रहे हैं तो हम क्या करें? आप बता दें फेयर वैल्यू क्या है। अब ये काबिल होगी कंपेयर करने के? जी बताएं। ओहो, फेयर वैल्यू लॉस आ गया। आप बता दें जी फेयर वैल्यू लॉस कितना है? पहली दफा ये चैलेंज आया कि मिसमैच करने के बाद साथ टैक्स का सवाल भी लग गया बीच में, वरना अकाउंटिंग के तो कई सवाल ऐसे किए हुए थे। जी वो 27.8 ही रहेगा फिर, लेकिन इधर हम नेगेटिव नहीं लिखते होते थे, इधर हम शायद लॉस लिखते होते थे, और इधर भी हम लॉस, मेरे ख्याल से तो लॉस लिखते होते थे, ये नेगेटिव तो नहीं। पता नहीं आप लोग, एक बंदा बोल रहा था, कौन बोल रहा था IFRS 9 रिवाइज किया कर लिया, आप बोल रहे थे नेगेटिव तो नहीं लिखते थे ना, यहाँ लॉस लिखते थे, यहाँ लॉस लिखते थे। अच्छा अब लॉस ही पड़ा हुआ है फॉर द ईयर भी, 27.8 का लॉस। कोई बच्चा अगर इसकी एंट्री बता दे तो बड़ा कमाल हो जाएगा। हर हिज नहीं बोल रहा मैं, हर सॉरी उर्दू वाला, हर OCI एडजस्टमेंट को IAS 12 में नेट ऑफ टैक्स पोस्ट करना है और उसको डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स के टी काउंट में लेके जाना है। ये एडजस्टमेंट करंट टैक्स में नहीं जाएगी क्योंकि ये आउटसाइड P&L है, OCI ने हिट होना है। एक हमारा जो वो था एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस और DTL क्रेडिट वाली एंट्री जो IAS 12 में सीखी थी, और एक IFRS 9 में ये जो जहां जहां भी OCI हिट होता है, OCI को हिट करने नेट ऑफ टैक्स। अब मुझे बताएं यूजर्स को गम, यूजर्स को खुशी कितनी आ रही है इंटरेस्ट की वजह से? 3.8। इसकी टेंशन ना लें, ये करंट टैक्स की चीज है। ये किसकी चीज है? इंटरेस्ट इनकम करंट टैक्स की चीज है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम P&L टाइप चीज है ना। और ये जो फेयर वैल्यू रिजर्व है, क्या ये FVTPL मॉडल है या FVT OCI?
तो इट इज ओसीआई टाइप। ओसीआई की हर एडजस्टमेंट कैसे हिट होगी? नेट ऑफ और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के तो कई सवाल आपको करवाए थे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का एक सवाल रिवीजन प्लान में भी डाला हुआ है, वो लंबा सा सवाल एक दफा होमवर्क में दिया था। अब मुझे बता दें, जरा मैं खुली खुली करके ना यहां एंट्री लिख दूं, मुझे बता दें ये गम सारा यूजर्स को दे देना 27.8 का, बताएं ना। ओ भाई जब भी कभी ये गम आएगा, ये गम फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में सेविंग देके जाएगा, उससे उतना टैक्स बचेगा। जब खुशी आती थी तो भी नेट ऑफ टैक्स, जब गम आएगा तब भी। अब एंट्री बताएं जो आप लोग बोल रहे थे, पहले मैं वो लिख दूं फिर आप लोग पूरी करा दीजिएगा। पहले आप लोग क्या बोल रहे थे? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई। अब मुझे बता दें और क्या फिक्रा डालूं मैं? मुझे बताएं एसेट बनाऊं या लायबिलिटी बनाऊं, ये बताना है आप लोगों ने मुझे। एसेट बनाऊं या लायबिलिटी बनाऊं? अगर गम आ रहा है, गम आने की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट कम होगा, कम होने से टैक्स सेव होगा। आज खड़े होके अगर फ्यूचर में सेविंग नजर आ रही है तो इसका नाम रखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आ रहा हो, यानी ये प्रॉफिट आ रहा हो, तो प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है, तो फिर डीटीए की जगह डीटीएल आता। लेकिन मुझे नहीं पता कि डेफर्ड टैक्स अकाउंट कैसे मूव कर रहा होगा। एसेट लिख के स्लैश डाल दिया करें, ये भी पता नहीं अकाउंट लायबिलिटी का खुला हुआ है या एसेट का खुला हुआ है, तो स्लैश डाल दिया करें। स्लैश में कोई मसला नहीं। याद रखिएगा जिंदगी में एसेट बढ़ाना, लायबिलिटी कम करना एक ही मतलब होता है। एसेट बढ़ने से भी खुशी होती है, लायबिलिटी कम होने से भी खुशी होती है। खुशी क्यों हो रही है सर? टैक्स सेव हो रहा है ना फ्यूचर में। डन। और अगर प्रॉफिट आता तो क्या एंट्री होती? जल्दी बता दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट डीटीएल क्रेडिट। अब भाई जो भी मॉडल आएगा याद रखिएगा यही एंट्री, इस एंट्री से हटके और कोई नहीं। शेयर्स का आ जाए वो भी ले लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और डीटीए डेबिट। चलें जी बताएं इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट करूं? ये फुल से। यूजर को कितना गम दूं? हमारे साल 30% हो गया। यूजर को कितना गम दूं? यूजर को कितना गम दूं और फ्यूचर में कितनी सेविंग की उम्मीद लगाऊं? इंटू 30%। जी ये एंट्री कितना लोगों को जरा पक्की रिवाइज होगी। अब लॉस आएगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट कीजिएगा, और अगर गेन आएगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कीजिएगा। चलें जी, अब साथ एक काम करना है, वो जल्दी से बता दें क्या करना है, वरना फिर इस एंट्री करने का फायदा नहीं होगा। टी अकाउंट बना लें। टी अकाउंट बना के इस एंट्री को फौरन पोस्ट कर दें। ये जगह है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूं यही टी अकाउंट मेरा सेट हो जाए। वर्किंग नंबर 3, डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी। इस अकाउंट को क्या करना है? डेबिट 8.3 अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स। बस इस अकाउंट को डेबिट करना है, वो चाहे एसेट है या लायबिलिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मैं आपको एक आधा मिनट दे रहा हूं, करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग सोच लें। करंट टैक्स में इंटरेस्ट जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह, उस सबका सोच लें। वैसे मैंने एक बात कही थी आपको टैक्स बेस के लिए, किसी एक्सीलेंट एक्सीलेंट भाई को याद है। अब आप तसल्ली से ना रिलैक्स होकर, कोई टेंशन ना लें, लॉजिक पे चीज़ों को सोचें, क्योंकि वैसे रिवीजन वाली तो भूल ही होती हैं। मुझे बस ये बता दें करंट टैक्स के एंगल से अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके गए होंगे? अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके गए होंगे? कोई अच्छा सा बच्चा बता दे अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके गए होंगे? 3.8। इंटरेस्ट पे ज्यादा यही हमारी लड़ाई होती है जो सवाल में दी हुई है कि कमाया को मत देखो, बल्कि हमारे साल जो आया है उसको देखो। आए जी, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज एन एक्सपेंस
and interest is only taxed when it is received. अब इंटरेस्ट के एंगल से मुझे बता दें, मैं P&L में कितना लेके गया हूं? 3.8. इसको उल्टाएं, लेस इंटरेस्ट इनकम ऑन डिबेंचर, क्योंकि एक और भी है ना सवाल में, इंटरेस्ट इनकम ऑन डिबेंचर उल्टाएं, वो बैंक डिपॉजिट्स पे जी। और जितना आया है ना इंटरेस्ट, उसको जरा रिकॉर्ड करवा दें। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो डिबेंचर्स पर आया, कितने? 0, क्योंकि रिसीव हमारे साल नहीं हुआ। रिसीव कब हुआ? अगले साल। और एक छोटी सी चीज जो भूलने का डर है, वो जरा बता दें क्या है? बोले 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 बोले। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कहां से आ गया? ये तो डिबेंचर का टी अकाउंट साथ चल रहा होता है ना, ये तो इंटरेस्ट रिसीवेबल कोई है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगली चीज क्या? दो ही फटे हुआ करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इसका। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? एक्सपेंस। लेकिन हमने क्या की हुई है? कैपी, और वो क्या कह रहे हैं? अब हम अकाउंटिंग वालों ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में डाली है या हमने एसेट बनाया हुआ है? तो इसलिए हमारी टेंशन ना लें। अब उल्टाने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एसेट बनाया हुआ है। उल्टाने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि P&L में कुछ गया ही नहीं। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं इसको, तो लेस जी बोले, इसको माइनस कर दें। टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज अलाउड एज डिडक्शन। कैरिंग अमाउंट खुदा के लिए, यहां तक नोट कर लें। जी कैरिंग अमाउंट को बताएं। कैरिंग अमाउंट खुदा के लिए सवाल से मत लड़ें भाई। ये कैरिंग अमाउंट ना उठा लीजिएगा, ये वाली 153.8 कैरिंग अमाउंट ये उठाइएगा। जब फेयर वैल्यू पे चीजें आ गई तो यही कैरिंग अमाउंट है, ये अब कैरिंग अमाउंट नहीं है। इस कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके मकसद होता है फेयर वैल्यू पे लाना। तो गलती से बच्चे ये कैरिंग अमाउंट उठाते, अमोर्टाइज कॉस्ट में ये उठा लीजिएगा, लेकिन एफईटीओसी में तो फेयर वैल्यू है। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट नाउ? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स जी। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में हमने रटा लगाया हुआ है कि पर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस उठा लें, ये मैंने अलग से निकाल के रखी है 148। अब मुझे एक बात का जवाब दें। अगर सवाल में लिखा होता, आमतौर पे वैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को टैक्स वाले P&L में डालते हैं और इंटरेस्ट को रिसीट बेस पे डालते हैं। कुछ ना भी लिखा हो तो बस ये अज्यूम कर लीजिएगा इंटरेस्ट रिसीट बेस पे ही जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि अगर सवाल में लिखा होता कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज आल्सो कैपिटलाइज्ड एज पर टैक्स अथॉरिटीज, तो फिर क्या करते हैं? फिर 2 रुपए माइनस ना करते, क्योंकि टैक्स वाले भी क्या कर रहे हैं? उसको कैपी, करंट टैक्स में कोई इख्तलाफ ही नहीं फिर। लेकिन एक काम करते, टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर्स इट एज कैपिटलाइज्ड, फिर यहां पे 100, कहीं ना कहीं तो ये 2 जाना था ना, फिर यहां पे 150 आ जाता। डन? ओके। और आखिरी बात इस एडजस्टमेंट के एतबार से, अगर हमारा FETPL होता
तो क्या करते हैं, करवाएं जी अगर FVTPL होता। बोलें जी। जी फिर क्या करते, यकम जुलाई 24। रिकॉर्ड किस पे करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, 148। आगे चलें, चलो ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 148, पता नहीं IFRS 9 पढ़े हैं या IAS 12 पढ़े हैं। P&L डेबिट, अच्छा जी। इंटरेस्ट को क्या करते हैं, क्या चीज मोहतरम, मैंने आपको बताया हुआ है कि FVTPL चाहे फाइनेंशियल लाइबिलिटी है चाहे डिवेंचर्स हैं, इंटरेस्ट को कूपन रेट पे रिकॉर्ड करना होता है, इफेक्टिव रेट पे रिकॉर्ड नहीं करना होता है। किस मॉडल में, FV, और इसको बारों बार जर्नल, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो भाई ने बताई है, इनको लाके इनाम दें। इसकी एक एक्सेप्शन है जो भाई ने बताई है, कूपन रेट वाले इंटरेस्ट को बारों बार जर्नल एंट्रीज में ना डालें। कूपन इंटरेस्ट वाले रेट को आप जो है वो टी काउंट से ही रूट कराएं, क्योंकि इंटरेस्ट अभी नहीं मिला, साल ख़त्म नहीं हुआ, अकाउंटिंग ईयर एंड और वो मिसमैच कर रहा है। तो इस वजह से जब अकाउंटिंग ईयर एंड और वो मिसमैच करे तो FVTPL मॉडल्स में भी इंटरेस्ट को डाल दिया करें टी अकाउंट में, क्योंकि मार्केट जो उसकी अब वैल्यू लगा रही होती है वो इस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए लगा ली होती है। तो लॉजिक तो कोई याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक FVTPL का सवाल पेपर में आया हुआ है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, और उसमें इंटरेस्ट गया हुआ है टी अकाउंट के अंदर। हालांकि FVTPL मॉडल में इंटरेस्ट बारों बार जाना होता है जर्नल, अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और डिवेंचर ईयर एंड सेम है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो बेहतर है कि आप वैसे भी देखिए ना, अब आपने इंटरेस्ट तो बुक करना था 6 महीने का FVTPL मॉडल में, अब आप ये एंट्री तो नहीं कर सकते थे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, ये तो फिर नया अकाउंट को टॉपिक में खुल जाना था। और कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम तो एंट्री कर देते हैं हम बारों बार जनरल एंट्रीज में, कूपन रेट पे करते होते हैं ना, फेस वैल्यू पे लगा के, लेकिन ये एंट्री क्यों नहीं कर सकते, कैश आया ही नहीं। इसलिए बहालत मजबूरी हमने एक झटका तरीका निकाला हुआ है इस मॉडल में। वो क्या निकाला हुआ है कि कैश ना रिकॉर्ड करें क्योंकि आया नहीं, रिसीवेबल भी रिकॉर्ड ना करें, इसको बल्कि टी अकाउंट में ले जाएं। जी माय डियर, आप बता दें इंटरेस्ट इनकम कितनी बनी, फेस वैल्यू 140, कूपन रेट नंबर ऑफ मंथ्स, जवाब 4.2, किस दिन, 31/12/24। अब माय डियर मुझे फेयर वैल्यू बताएं, 126, वो सवाल में गिवन है। अब बैलेंसिंग बता दें, $20.2। अब कहीं जगह बना के, अच्छा आखिरी एंट्री बता दें जो FVTPL में होती है, P&L डेबिट 20 और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इसमें क्यों नहीं OCI को हिट मारा और नेट ऑफ टैक्स और वो सारी चीजें की, क्योंकि ये FVT OCI नहीं है, ये मॉडल कौन सा है। चलें जी, कमाल रिवीजन होगी IFRS 9 की। चलें कहीं रफ सफ़े पे जाके लिखें, अगर FVTPL यूज़ हो रहा होता तो ये एंट्रीज होती हैं।